नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नंदिनी रसोई में बर्तनों को बेवजह पटक रही थी। शिवा के लिए नंदिनी का ये व्यवहार कोई नया नहीं था। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती थी, नंदिनी अपना गुस्सा ऐसे ही रसोई में निकालती थी। दोनों बच्चे कर्ण और सिया अभी स्कूल से नहीं लौटे थे। शिवा बहुत देर तक बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट सुलगाता रहा था। उसे लग रहा था कि नंदिनी शायद बाहर आकर एक बार तो उससे बात करेगी, मगर जब नंदिनी बाहर नहीं आई तो शिवा अपनी कार उठाकर बेवजह सड़कों पर घूमने लगा था। शिवा को नंदिनी का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शिवा की जितनी भी ऊपर की कमाई थी, सब बातों का नंदिनी को पता था। तब तो नंदिनी शिवा से कभी कुछ नहीं कहती थी। हर करवा चौथ पर नंदिनी को शिवा कोई ना कोई गहना गड़वा कर देता था। हर गर्मियों की छुट्टियों में शिवा और उसका परिवार घूमने जाता था। दोनों बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। नंदिनी कोई अनपढ़ गंवार महिला नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि ये गहने और महंगे शौक शिवा के वेतन से पूरे नहीं हो सकते हैं। मगर नंदिनी यही बोलती, अरे शिवा, तुम क्या कोई अनोखा काम कर रहे हो? सब करते हैं, और ये तो सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाला एक इंसेंटिव है। मगर आज जब शिवा ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। शिवा जब अपने बॉस विनोद कपूर के पास गया तो वो बोले, तुम्हें देख समझ कर रिश्वत लेनी चाहिए थी। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साइन तो तुम्हारे अप्रूवल के बाद ही होते हैं। शिवा को समझ आ गया था कि इस चक्रव्यूह में वो अकेला है। उसने आवाज़ को बरसक नरम बनाते हुए कहा, सर, मगर आप तो सब जानते हैं कि जो भी हर फाइल को पास कराने पर मिलता था, उसमें सबका हिस्सा होता था। विनोद रूखे स्वर में बोले, मगर तुम्हारी नौकरी बचाने के चक्कर में मैं खुद को तो मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। शिवा थके कदमों से बाहर निकला। दफ्तर के सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। शिवा चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था कि इस हमाम में सब ही नंगे हैं, मगर तुम लोग अब तक पर्दे में ढके हुए हो। बाहर रामदिन और सुखपाल आराम से बैठकर गुटखा खा रहे थे। शिवा को देखकर ना वो दोनों चपरासी खड़े हुए, ना ही उन्होंने सलाम ठोका। शिवा को समझ में आ गया कि इन्हें भी पता चल गया है। शिवा को घर जल्दी देखकर उसकी पत्नी नंदिनी त्योरियां चढ़ाते हुए बोली, क्या किसी टूर पर जाना है? इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? शिवा ने नंदिनी को बुझे स्वर में बोला, मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है। मुझ पर मुकदमा चलेगा। तब तक के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। नंदिनी बोली, हे भगवान, क्या होगा अब हमारा? सारी दुनिया रिश्वत लेती है, मगर तुमने ऐसा क्या किया कि पकड़े गए? खर्चे कैसे चलेंगे? और शिवा, जब तुम्हें पता था कि ऐसा भी हो सकता है, तो क्या ज़रूरत थी? हम तो कम से भी काम चला लेते थे। नंदिनी ऐसे बोलते हुए रसोई में चली गई और बर्तनों को पटकने लगी। शिवा यूं ही बेवजह घूम रहा था। उसे होश तब आया जब उसकी कार गुर गुर करके एक मोड़ पर रुक गई थी। शिवा ने देखा डीजल खत्म हो गया था। वो ऐसे ही कार में बैठा रहा। मन ही मन शिवा को लग रहा था कोई तो घर से फ़ोन करेगा, मगर जब रात के 9 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया तो शिवा के किसी तरह से कार में डीजल भरवाया और घर की दिशा में कार मोड़ दी। जब शिवा घर पहुंचा तो घर पर मौन पसरा हुआ था। शिवा को बहुत तेज भूख लग गई थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। रसोई में लाइट जलाकर देखा तो कुछ नहीं मिला। मजबूरीवश शिवा ने बेडरूम की लाइट जलाई और नंदिनी से कहा, नंदिनी, आज खाना नहीं बनाया क्या? नंदिनी अपनी सूजी हुई आंखें मलते हुए बोली, यहाँ पर हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम्हें खाने की पड़ी है। किसी से कुछ डिस्कस किया तुमने कि आगे क्या करना है? कितने फ़ोन कर चुकी हूँ, मगर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शिवा गुस्से में बोला, नौकरी से सस्पेंड हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ। तुमने बच्चों को भी भूखा ही सुला दिया। चलो जल्दी से पुलाव बना दो। बिना अच्छा के नंदिनी रसोई की तरफ चल पड़ी। शिवा ने बच्चों के कमरे में लाइट जलाई तो देखा दोनों बच्चे कर्ण और सिया जगे हुए थे। सिया अपने पापा को देख कर बोली, पापा, मम्मी आज बहुत उदास थी, इसलिए खाना नहीं बना, पर बिस्कुट खाने के बाद भी बहुत भूख लगी हुई है। रात के 10 बजे बच्चों और शिवा ने खाना खाया था। शिवा ने नंदिनी को कहा भी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? नंदिनी बोली, मेरे गले से तो नहीं उतरेगा खाना। मुझे तो ये सोच सोच कर फिक्र हो रही है कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। शिवा बोला, तुम बस बच्चों की फिक्र करो, किसको क्या कहना है मैं खुद बोल दूंगा। खाने के बाद शिवा जब बिस्तर पर लेट गया तो नंदिनी शिवा से बोली, भैया से कल बात कर लेना, उनकी पहचान में कुछ अच्छे वकील भी हैं। मुझे तो सपने में भी भान नहीं था
कि तुम दूसरों का गला काट कर ये पैसे लाते हो। शिवा सब कुछ सुनता रहा और उसका सिर जब दर्द से फटने लगा तो वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गया। करीब 2 बजे रात को जब वो अंदर गया तब तक नंदिनी सो चुकी थी। सुबह अचानक नंदिनी की बड़बड़ से शिवा की आंखें खुली। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तुम कब तक पड़े रहोगे? शिवा उबासी लेते हुए बोला, मैं कल तक पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था, एक कप चाय बना दो। शिवा निरुद्देश्य पहले इधर उधर घूमता रहा और फिर एक वकील से सलाह लेने पहुंच गया था। वकील से शिवा को कोई आशा भरा जवाब नहीं मिला। शिवा का बिल्कुल मन नहीं था कि वो नंदिनी के मायके वालों से मदद ले। जब शिवा 3 बजे घर पहुंचा तो देखा नंदिनी के भाई भाभी और माता पिता आए हुए हैं। शिवा ने नंदिनी की तरफ शिकायती नज़रों से देखा, पर नंदिनी नज़रें चुराते हुए रसोई में चली गई। नंदिनी के बड़े भाई शिवा से बोले, अब आगे क्या सोचा है? शिवा बोला, क्या सोचूंगा, जब तक मामला कोर्ट में है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आधा वेतन मिलता रहेगा, अब बस उसी में ही काम चलाना पड़ेगा। नंदिनी की माँ रुआसी सी बोली, अरे मेरी बेटी कैसे काम चलाएगी? नंदिनी का बड़ा भाई बोला, शिवा थोड़ा स्मार्टली काम करा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कल मैं तुम्हें सुखदेव के पास ले चलूँगा, उन्होंने ऐसे बहुत से केस निपटाए हैं। नंदिनी के पिता बोला, अरे भाई मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि ऊपर की कमाई हराम होती है, अब भुगतो कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग। नंदिनी रोते हुए बोली, पापा मैंने तो कभी शिवा से कुछ नहीं मांगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ये सब करता है। शिवा नंदिनी को जलती आंखों से देख रहा था। नंदिनी के घर वालों के जाने के बाद शिवा बोला, नंदिनी तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें पता नहीं था? तुमने एक बार भी मुझे नहीं टोका। क्या तुम्हारे ये महंगे शौक मैं अपने वेतन से पूरा कर पाता? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को ये अच्छे से पता था, मगर अब जब मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है तो तुम सब पल्ला झाड़ रहे हो। नंदिनी भी रूखे स्वर में बोली, मर्द तो वो होता है जो बाहर की बातें बाहर ही सुलटा ले। अब जब घर में तुम ये समस्या लेकर आए हो तो मैं भी तो किसी से कहूँगी ना, इसमें तुम अपनी ईगो पर क्यों ले रहे हो? एक बार भैया से मदद ले लोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे। शिवा को अच्छे से पता था नंदिनी से बहस करना बेकार है। वो कार लेकर बाहर निकल गया। कार चलाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि इतना तो अभी भी है उसके पास कि अगर 1 साल तो वेतन ना भी मिले तो भी वो अपना और अपने परिवार का 1 साल तो आराम से खर्च चला सकता है। मगर हाँ, ऐशो आराम पर थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते उसने घर की दिशा में कार दौड़ाई तो देखा महक तेज तेज कदमों से चली आ रही थी। शिवा ने कार रोकते हुए कहा, महक घर ही जा रही हो ना? कर्ण और सिया को पढ़ाने। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो कार में बैठ जाओ। महक शिवा के दोनों बच्चों को ट्यूशन देती थी। महक के बारे में शिवा अधिक कुछ नहीं जानता था, मगर महक के होठों पर सदा ही सदाबहार मुस्कान थिरकती रहती है, जो शिवा को बेहद पसंद थी। कार से तकते हुए महक ने सौंधी मुस्कान के साथ शिवा को धन्यवाद दिया। शिवा भी महक के पीछे पीछे चला गया। महक दोनों बच्चों को बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाती थी। महक जैसे ही पढ़ा कर जाने लगी, नंदिनी दंदनाती हुई आई और बोली, महक अगले महीने से हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। महक ने प्रश्नवाचक नज़रों से शिवा की तरफ देखा तो नंदिनी बोली, थोड़ी निजी बात है। महक ने अपने घुंघराले बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। सौंधी हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगर 1 आध महीने की बात है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि सिया और कण पर मैंने बहुत मेहनत करी है। नंदिनी कंधे उचकाते हुए बोली, न जाने कितना समय लगेगा। महक जाने लगी तो शिवा उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। महक बोली, अरे आप क्यों इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं? शिवा बोला, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से सस्पेंड हो चुका हूँ, खाली हूँ, यूं ही घूमता रहता हूँ। तुम्हें ही छोड़ देता हूँ, कम से कम तुम जल्दी तो पहुँच जाओगी। जब तक केस चलेगा तब तक मैं समाज और अपने परिवार की नज़रों में अपराधी हूँ। महक थोड़ा सा हचकचा गई, मगर फिर संभलते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। शिवा उदास हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मगर नंदिनी के हिसाब से मैं ही दोषी हूँ इन सब चीज़ों का। महक बोली, एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे? शिवा बोला, ज़रूर पूछो। महक झिझकते हुए बोली, क्या आप सच में दोषी हैं? शिवा बोला, हाँ हूँ, मगर इस बात के लिए कि अब मैं फांसी पर चढ़ जाऊँ? मैं अपने परिवार को सब सुविधा देना चाहता था। मेरे परिवार में सबको पता था, मगर तब सब लोग मज़े कर रहे थे। आज हर कोई मुझे दोष दे रहा है। महक धीमे स्वर में बोली, जो चीज़ गलत है वो सदैव गलत ही रहेगी, चाहे पूरी दुनिया कर रही हो। शिव्या व्यंग्य करते हुए बोला,
अरे मैं तो भूल गया था कि मैं ही गलत हूँ। महक बोली, गलत आप नहीं हैं, आपकी सोच है। समस्या आई है तो स्वीकार करें और उस पर काम करें। खुद को या दूसरों को दोषी मानने से इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और हाँ, जब तक मुझे नया ट्यूशन नहीं मिल जाता तब तक मैं सिया और कर्ण को 50% फीस में भी पढ़ा दूंगी। शिवा पूरी रात महक के बारे में सोचता रहा और न जाने रात के किस पहर में उसकी आंख लग गई थी। अब शिवा का ये रोज़ का नियम हो गया था कि वो सुबह उठकर बच्चों को तैयार करता, फिर नहा धोकर वकीलों के चक्कर काटता, मगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। हर रोज़ शाम को शिवा बड़ी बेसब्री से महक का इंतज़ार करता था। न जाने क्यों शिवा को महक की मीठी मुस्कान बेहद सुकून देती थी। रात दिन नंदिनी के तानों से शिवा अजीज आ चुका था। नंदिनी को लगता था जब से शिवा का कोर्ट में केस चल रहा था तब से शिवा ने खुद को सबसे दूर कर रखा था। मगर शिवा रात में नंदिनी के करीब भी आने की कोशिश करता तो नंदिनी उसे झिड़क देती, बस मेरी जगह इतनी ही है तुम्हारे जीवन में, बस हमारा रिश्ता बस शारीरिक ज़रूरतों पर ही टिका हुआ है। शिवा को अपने ऊपर ही बेहद गुस्सा आता, मगर वो क्या करे। अनजाने में ही वो महक की तरफ खींचा जा रहा था। आज भी महक के निकलने के बाद शिवा कार उठाकर चल पड़ा और महक से बोला, महक तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। महक मुस्कुराते हुए बैठ गई और शिवा से उसके कोर्ट केस के बारे में बात करने लगी। कार से उतरते हुए महक ने शिवा से कहा, आज आप मेरे घर चलिए, एक कप चाय पीकर जाइए। शिवा बिना ना नुक्कर के महक के साथ उसके घर चला गया। दरवाज़ा 55 वर्ष की एक महिला ने खोला था। शिवा ने अंदर जाकर देखा। जितना बड़ा शिवा के घर का ड्राइंग रूम है उतने में ही महक का घर सिमट गया था। वो ही महिला बड़े सलीके से चाय और नाश्ता ले आई थी। महक ने ही परिचय करवाया, शिवाजी ये मेरी सास है। तभी अंदर से व्हील चेयर पर एक युवक आया और महक से बोला, कौन आया है महक? महक बोली, ये मेरे पति संकल्प है। फिर शिवा को महक की सास ने वहीं रात के खाने पर रोक लिया था। खाना बेहद स्वादिष्ट और प्यार से परोसा गया था। शिवा को महक पर बहुत दुख आ रहा था। उम्र ही क्या थी महक की, हद से हद 27-28 वर्ष। कैसे काटेगी अपनी आने वाली जिंदगी एक अपाहिज पति के साथ। शिवा को महक में एक ऐसा साथी नजर आने लगा जो उसी की तरह अकेला है। अब अक्सर महक को शिवा उसके घर छोड़ने जाता था। एक दिन शिवा महक से बोला, महक क्या तुम्हें भगवान से शिकायत नहीं होती कि तुम्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? महक बोली, मुझे तब से ये शिकायत होती अगर मेरे अंदर हिम्मत और साहस का अभाव होता। बुज़दिल लोग ही अपनी परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जो भी है जैसा भी है मैं डटी हुई हूँ। शिवा लालसा भरी नज़रों से देखते हुए महक से बोला, क्या कभी अकेलापन नहीं लगता तुम्हें? महक बोली, शिवा मेरा अकेलापन किसी का मोहताज नहीं। मैं इतनी मजबूर न पहले थी और ना अब हूँ कि एक छोटा सा तूफान मुझे तिनके की तरह उड़ाकर किसी के भी घर के आंगन में पटक दे। मेरे घर की नींव और छत बेहद मजबूत है क्योंकि मैं अपनी परिस्थिति को स्वीकार करके उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है? यह इधर उधर अपनी समस्या को गाना व्यर्थ है। अगर कोई समस्या है तो उसे स्वीकार करे और उस पर कार्य करना आरंभ कर दे। आज नहीं तो कल संकल्प ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी होते उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना मैं सिखा दूंगी। शिवा बोला, शायद तुमने ठीक ही कहा था, गलत मेरी सोच ही है। समस्या के आते ही मैंने खुद को विक्टिम समझना शुरू कर दिया और इधर उधर सहानुभूति ढूंढने लगा। थैंक यू महक, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। महक फिर से सौंधी मुस्कान बिखरते हुए बोली, इस बात पर तो चाय बनती है। शिवा बोला, बाद में। आज मुझे भी अपने घर की नींव और छत को अपनी हिम्मत, साहस और विश्वास से मजबूत बनाना है। मन ही मन शिवा मनन कर रहा था। एक छोटा सा सोच में बदलाव उसे कितनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कल से वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस समस्या को सुलझाएगा और एक बार उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी तो फिर ऊपर की कमाई से 2 गज दूरी बनाकर रखेगा। हाँ, गलती तो उसकी ही है और वो ही इस गलती को ठीक करेगा। सबसे पहले नंदिनी से सलाह लेकर कल दूसरे वकील के पास जाता हूँ। ये सोचते हुए शिवा ने कार अपने घर के सामने रोक दी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।